गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 शांति, इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है एक वीडियो आपको पहले समझाई जा चुकी है, जिसके अंदर आपको 2-2 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है। आज आपके सामने जो है 4-4 नंबर के और एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाया जाएगा। शांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या जियो और जीने दो का दूसरा नाम है शांति है, स्पष्ट करें। साधारण शब्दों में शांति का तात्पर्य युद्ध रहित अवस्था से लिया जाता है। तो साधारण शब्दों के हम अंदर जो शांति का मतलब जो है युद्ध रहित अवस्था से लेते हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार की युद्ध जैसी स्थिति न हो, उस स्थिति को शांति कहेंगे। इस तरह युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को शांति नहीं कहा जा सकता। इस तरह से जो है युद्ध को या कोई अप्रिय घटना है उसे जो है शांति नहीं कहा जा सकता। अतः शांति को हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की हिंसक स्थिति या संघर्षों के अभाव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि शांति के अंदर जो है युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल, शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की जो हिंसक घटनाएं हैं वे सारी की सारी जो है शांति के अंदर नहीं होती है। अतः शांति एक ऐसी अवस्था का नाम है, इस तरह से जो शांति एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें सभी लोग पारस्परिक सहयोग के साथ साथ समानता एवं न्यायपूर्ण ढंग से रहते हो, जिसके अंदर सभी लोग जो है आपसी प्यार प्रेम से आदर भाव के साथ जो है मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोगों को विकास के उचित अवसर प्राप्त होते हैं। और शांति के अंतर्गत जो सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का है, नस्ल का है, जाति का है, सभी को जो है बराबर मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापना हेतु राष्ट्रों पर लागू होती है। यही स्थिति जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है राष्ट्रों के ऊपर लागू होती है। दूसरे शब्दों में, जब विश्व के समस्त राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक दूसरे की सत्ता एवं स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए विश्व के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं, तो दूसरे शब्दों के अंदर हम कह सकते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र यानी कि संसार के सभी देश पारस्परिक सहयोग के आधार पर, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर जो है एक दूसरे की जो सत्ता है, स्वतंत्रता है, उसका सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ विश्व के लोगों के बीच में समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं। संसार के अंदर जो है समानता की, न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं, तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शांति और अस्तित्व हो जाएगा। तो देशों के बीच में जो है आपसी प्यार प्रेम और शांति जो है अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। इसी सिद्धांत को दूसरे शब्दों में जियो और जीने दो के नाम से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को हम जो है जियो और जीने दो के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में जियो और जीने दो का वाक्य शांतिपूर्ण से अस्तित्व है। वास्तव में जो जियो और जीने दो का जो वाक्य है वो जो है शांति की तरफ जो इशारा करता है, भाईचारे की तरफ इशारा करता है। इसी सिद्धांत जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होता और जो जियो और जीने की जो नीति होती है इसके अंदर जो है युद्ध जैसी स्थिति का कोई भी जो स्थान नहीं होता। अब देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों को क्या क्या नीति अपनानी चाहिए, संक्षेप में बताइए। यानी कि संसार के अंदर शांति की स्थापना के लिए संसार के राष्ट्रों के द्वारा क्या क्या नीति अपनाई जाए। विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों के द्वारा जो है निम्नलिखित नीतियां या सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। नंबर 1, एक दूसरे राष्ट्र की भू क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान। एक देश दूसरे देश की जो सीमाएं हैं, जो उसकी भूखंड है, जो उसकी प्रभुसत्ता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चाहे शक्तिशाली देश है चाहे कमजोर देश है, कोई देश किसी दूसरे राष्ट्र के मामलों में इंटरफेयर न करे। एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक देश के द्वारा दूसरे देश पर किसी तरह का आक्रमण न किया जाना, एक राष्ट्र दूसरे पर द्वारा परस्पर लाभ पहुंचाए, एक देश के द्वारा दूसरे देशों को जो आपस के अंदर लाभ पहुंचाया जाए, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया जाए, देशों के बीच जो आपसी भाईचारे की नीति, प्यार प्रेम की नीति को अपनाया जाए,
राष्ट्रों के बीच झगड़े का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने की प्रवृत्ति हो। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से किसी देशों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता तो उस झगड़े को जो शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की जाए। देश के हित के लिए गुप्त समझौते में सम्मिलित न हो, तो जो किसी प्रकार का कोई गुप्त समझौता न किया जाए। मानवता हेतु न्याय के लिए सम्मान की भावना को विकसित किया जाए। मानव का विकास हो सके, मानव को न्याय मिल सके, इसके लिए जो है सम्मान की भावना को विकसित करना, यानी कि लोगों के सम्मान की, राष्ट्र के सम्मान की भावना जो है लोगों के मन के अंदर जो है विकसित की जाए। इस तरह की सिद्धांतों को अपनाकर जो है विश्व के अंदर जो है राष्ट्रों के द्वारा जो है शांति स्थापित की जा सकती है। अब देखिए, क्या राष्ट्रों के मध्य शांति की स्थापना सदैव अहिंसा द्वारा संभव है? अपने शब्दों में बताइए। क्या राष्ट्रों के मध्य शांति की स्थापना का माध्यम हिंसा या अहिंसा हो सकता है? यानी राष्ट्रों के बीच में शांति की स्थापना का माध्यम हिंसा हो सकता है या अहिंसा हो सकता है? यह राजनीतिक दार्शनिकों के बीच एक विवाद का विषय है। यह राजनीतिक जो विद्वान है उनके बीच में जो एक विवाद का विषय है। इसलिए यहाँ स्पष्ट हेतु शांति स्थापना के लिए हिंसा आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर हम शांति की स्थापना के लिए हिंसा जरूरी है एवं हिंसा आवश्यक नहीं है, या दूसरी तरफ जो है हिंसा आवश्यक नहीं है। दोनों तर्कों पर विचार स्पष्ट करेंगे, दोनों बातों के ऊपर विचार स्पष्ट किया जाएगा कि शांति की स्थापना के लिए हिंसा भी जरूरी है या अहिंसा जरूरी है, एवं तत्पश्चात इस संबंध में किसी उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। दोनों के ऊपर डिस्कस करने के बाद जो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि संसार के अंदर शांति की स्थापना के लिए हिंसा जरूरी है या अहिंसा जरूरी है। शांति की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता। राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न अशांति को हिंसा या युद्ध द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की आवश्यकता। तो आज के वर्तमान युग के अंदर जो है शांति को बनाए रखना जरूरी है, जिसमें भविष्य में होने वाला युद्ध पूर्णतः विध्वंस होने वाला है। अगर मान लीजिए भविष्य के अंदर कोई युद्ध हो जाता है तो वो जो है पूर्ण विनाश करने वाला है, मानव के लिए आवश्यक कर देता है कि वह विश्व में राज्यों के व्यवहार को नियमित करने तथा संभावित शांति भंग को रोकने के लिए युद्ध या हिंसा के साधन की अपरिहार्यता को स्वीकार करे। तो ये जरूरी हो जाता है कि संसार के अंदर शांति की स्थापना के लिए, या जो है अगर मान लीजिए एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे देश की शांति को भंग किया जाता है तो इसके लिए जो है हिंसा के साधन को अपनाना जो है जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में संभावित अराजकता एवं अशांति हेतु युद्ध एवं हिंसा को एक सशक्त माध्यम कहा जा सकता है। यानी कि जब संसार के अंदर अशांति का माहौल बन गया है, अशांति का, अराजकता का माहौल बना है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए युद्ध या जो हिंसा को एक बहुत ही मजबूत साधन माना जाएगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा परिषद की अवधारणा में भी सैन्य कार्रवाई या हिंसा की स्वीकृति। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद प्रथम में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के संबंध में स्पष्ट किया। तो यूएनओ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसके घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया, उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा राष्ट्र की मुख्य प्राथमिकता। यानी संसार के अंदर शांति को बनाए रखना राष्ट्र की जो यूएनओ की जो प्रमुखता है, प्राथमिकता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य है और यह जो है एक इंटरनेशनल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र के अनुच्छेद 42 में भी यह उल्लेख किया गया। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 42 के अंदर जो है कहा गया है कि शांति स्थापना के लिए हिंसा का प्रयोग मान्य है। अगर संसार के अंदर अशांति फैली हुई है, युद्ध चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, हिंसा की जा सकती है। अतः स्पष्ट कहा जा सकता है कि शांति की स्थापना के लिए युद्ध, सैन्य कार्रवाई एवं हिंसा सिद्धांतों को स्वीकार करना सार्वभौमिक मान्यता का रूप ले चुका है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है संसार के अंदर शांति की स्थापना करने के लिए जो है सैनिक कार्रवाई, युद्ध और हिंसा जैसे सिद्धांतों को जो है स्वीकार्य किया गया, सर्वमान्य मान्यता दी गई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आत्मरक्षा हेतु अधिक से अधिक सैन्य कार्रवाई एवं हिंसा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया कि अगर मान लीजिए अपने देश की रक्षा करने के लिए
उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य कार्रवाई करने के लिए, हिंसा करने के लिए हमेशा तैयार रहना होना चाहिए। तभी विश्व शांति संभव हो सकती है, तभी संसार के अंदर शांति स्थिर रह सकती है। अब दूसरी तरफ शांति की स्थापना के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त मत में जैसा कि शांति की स्थापना हेतु हिंसा को आवश्यक मानने का तर्क दिया गया। ऊपर जो बातें बताई गई इसके अंदर यह कहा गया कि शांति की स्थापना के लिए हिंसा की जा सकती है। ठीक इसके विपरीत यह भी तर्क दिया जाता है कि शांति की स्थापना का मार्ग हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा हो सकता है। इसके ठीक विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि जो शांति की स्थापना हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से प्राप्त हो सकती है। महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने अहिंसा को ही शांति का सशक्त आधार माना। महात्मा गांधी जैसे जो विचारक है, दार्शनिक है, उन्होंने जो है अहिंसा को ही जो है शांति का एक प्रमुख साधन माना है और इसका व्यवहार में अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग भी अपने व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया है और उसने भारत को आजाद करवाने के लिए जो है अहिंसा को जो है अपने शस्त्र के रूप में जो प्रयोग किया है। गांधी जी के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलते विरोधी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना अहिंसा का मार्ग है। गांधी जी का यह कहना है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे जो अपने शत्रु को जो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो जो है अहिंसा के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसी अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए अपने विभिन्न आंदोलन को सफल अंजाम दिया। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत के अंदर जब राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे उस टाइम पर जो अपने बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अहिंसा रूपी शस्त्र का प्रयोग किया था। अहिंसा के माध्यम से बहुत से आंदोलन सफल किए थे। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि गांधी जी ने अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ प्रदान किया है। यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा का जो रूप है वो सकारात्मक होना चाहिए। इसके लिए अहिंसा का अर्थ कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसके लिए अहिंसा का मतलब है कल्याण करना, अच्छाई का रास्ता अपनाना। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं, जो लोग अहिंसा के रास्ते पर चले हुए हैं, उसके लिए आवश्यक कि वह अत्यंत गंभीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक मानसिक संयम रखने का प्रयास करे। अगर उस व्यक्ति को किसी के द्वारा उकसाया भी जाता है हिंसा करने के लिए, तो उसे जो है मतलब अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, संयम रखना होगा। वास्तव में अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है। वास्तव के अंदर जो अहिंसा है वो बहुत ही बलवान शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। और इसके अंदर अहिंसा के अंदर कायरता का, कमजोरी का कोई स्थान नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि यदि अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति करने में हम असफल रहते हैं तो व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वहां हम हिंसा का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें जो है शांति की स्थापना के लिए जो है अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर अपने इन व्यापक उद्देश्यों के अंदर अहिंसा सफल नहीं हो पाती है तो जो है हिंसा का सहारा भी जो हम इसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन शांतिपूर्ण प्रक्रिया के मार्ग में हम अहिंसा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन हमें जो है शांति की स्थापना करने में जो है सबसे ज्यादा स्थान जो है अहिंसा को ही दिया जाना चाहिए, अहिंसा को ही देना चाहिए। गांधी जी के उपरोक्त विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शांति के लिए हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा एक सशक्त आधार है। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो संसार के अंदर शांति की स्थापना के लिए जो है हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि इस शांति की स्थापना के लिए जो है अहिंसा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत साधन है। तो इस तरह से जो है आपके सामने दोनों मेथड बताए गए हैं किस तरह से जो है हिंसा के माध्यम से संसार में शांति स्थापित की जा सकती है, किस तरह से जो है अहिंसा के माध्यम से संसार में शांति स्थापित की जा सकती है। तो बच्चों आज आपके सामने लेसन 9 जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वे भी आपको समझा दिए हैं दोनों वीडियो में और 4-4 नंबर के और 2-2 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वे सभी आपको समझा दिए हैं। सभी बच्चों ने जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।